दोस्तों जब आप सनस्क्रीन फेस पे लगाते हैं तो एक वाइट कलर का मटेरियल आपके स्किन के ऊपर रह जाता है। काफ़ी इरिटेटिंग होता है, आपको भी लगता होगा। लेकिन वो क्या होता है, उसको बोलते हैं जिंक। क्योंकि जिंक सनस्क्रीन के अंदर होता है जो कि आपके स्किन के ऊपर वाइट कलर का शेड देता है। अब बात की जाए कि जब आप किसी और चीज़ को टच करते हैं तो उसमें भी जिंक होता है। तो ये ओमनी प्रेजेंट जो जिंक नाम की चीज़ है, ये कहाँ से आई थी और सबसे पहले कैसे निकल के आई थी। तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो इसकी हिस्ट्री 3000 साल पुरानी है, जब सबसे पहली बार जिंक को डिस्कवर किया गया था। इसको डिस्कवर इंडिया में ही किया गया था, लेकिन डिस्कवर करने के बाद बहुत डेकेड्स के बाद पहली बार राजस्थान के उदयपुर सिटी के पास एक छोटा सा शहर है जहां पे इसको पहली बार एक प्योर जिंक के अंदर कन्वर्ट किया गया था। यानी कि पूरी जिंक की हिस्ट्री इंडिया से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जिंक बनाने वाली कंट्री कौन सी है, तो क्या इंडिया होगी? नहीं, वहां पे नाम आता है चाइना का। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये जिंक इंडिया से निकला था तो चाइना यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन गया। तो इसकी भी हिस्ट्री बताई जाती है कि जब सबसे पहले चाइनीज मॉन्क इंडिया में आए थे तो यहाँ से जिंक को डिस्कवर करके वो चाइना ले गए थे, जहां पे उन्होंने वहां पे भी जिंक का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया। मैंने आपको इतनी सारी हिस्ट्री जिंक के बारे में इसलिए बताई क्योंकि जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं उसके नाम के अंदर ही जिंक आता है। यानी कि मैं बात करने वाला हूं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे इसका ओनरशिप चेंज हुआ, क्या क्या फंडामेंटल न्यूज है स्टॉक के अंदर, और क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। दोस्तों हिंदुस्तान जिंक का आपने लोगो तो देखा ही होगा, उसके नीचे लिखा हुआ है जिंक एंड सिल्वर ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर ऐसा नाम क्यों आता है? क्योंकि अगर मैं हिंदुस्तान जिंक की बात करूं तो इंडिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है जिंक, लेड और सिल्वर का। अगर मैं इंडिया के मार्केट शेयर की बात करूं तो जिंक इंडस्ट्री के अंदर इसका मार्केट शेयर 75% का है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना देता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप है इस पूरी कंपनी का। अगर मैं इस कंपनी की हिस्ट्री की बात करूं तो इसकी हिस्ट्री 50 साल पुरानी है, क्योंकि ये कंपनी 50 साल पहले स्टार्ट की गई थी और ये कंपनी एक गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी थी। लेकिन 2003 के अंदर गवर्नमेंट ने अपना 64% से ज्यादा का स्टेक वेदांता को बेच दिया था। यानी कि आज के दिन में मेजॉरिटी स्टेक वेदांता के पास है, लेकिन बाकी बचा हुआ स्टेक आज भी गवर्नमेंट के पास माना जाता है। दोस्तों फाइनेंशियल्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो पूरी कंपनी है, जहां पे मैंने 3 नाम लिए थे जिंक, लेड और सिल्वर का, इनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहां से कितने का आता है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये पाई चार्ट आपको कंपनी के रेवेन्यू के स्प्लिट के बारे में बताता है। कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू जो कि 74.4% है वो जिंक से आता है। सिल्वर की बात की जाए तो वहां से कंपनी 13.5% के आसपास का रेवेन्यू बनाती है। लेड से कंपनी का 12% के आसपास का रेवेन्यू आता है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा इंडस्ट्री के बारे में। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में ये कंपनी दूसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे जो कंपनी उसका नाम है ग्लेनकोर पीएलसी, दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान जिंक आती है। तो अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे सदर्न कॉपर कॉर्पोरेशन आती है, जो कि एक पेरू बेस्ड कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 47 बिलियन से भी ज्यादा का है। यानी कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा वैल्यू है जो कि ड्राइव होता है कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर, आपको देखने को भी मिलता है। अगर मैं यहीं पे हिंदुस्तान जिंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो इसका मार्केट कैप 15 बिलियन से ऊपर का है। और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग की बात करें पूरे वर्ल्ड की कंपनीज की, तो ये कंपनी 104th नंबर पे आती है। अब आपने जिंक के बारे में काफी कुछ सीख लिया, आपने कंपनीज के बारे में बहुत कुछ सुन लिया। अब मैं बात करता हूं कि ये जो जिंक होता है ये कौन सी इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल ज्यादा यूज किया जाता है। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। दोस्तों अगर मैं जिंक कंजम्पशन के एंड मार्केट की बात करूं तो 50% इसका यूज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर होता है, 16% के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट 21% और अदर्स में 13%। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई कंट्री डेवलप होती है तो उसके जो मेजर सेक्टर्स होते हैं जहां पे बहुत ग्रोथ होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स होते हैं, और वहीं पे जिंक का यूज किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया के लिए ग्रोथ स्टोरी के लिए जिंक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका यूज इन सब सेक्टर्स के अंदर किया जाता है, तो आपको पता होगा कि कोविड के टाइम पे यही सेक्टर्स थे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा था। तो अगर इनके ऊपर बुरा असर पड़ा था तो कंपनी के ऊपर भी पड़ा होगा। तो सिंपली इसका रिजल्ट भी इसके कंजम्पशन के ऊपर देखा जा सकता है, जो कि 2020 से लेकर 21 के बीच में 15% तक कम हो गया था, जिसका असर कंपनी के ऊपर भी पड़ा था। लेकिन अगर मैं उसके अगले साल की बात ही करूं तो वहां पे कंजम्पशन ऑलमोस्ट 13% से बढ़ भी गया था।
तो दोस्तों अभी तक आप समझ गए होंगे कि जिंक का बहुत ज्यादा यूज होता है अलग अलग सेक्टर्स में। तो जब भी वहां पे कोई भी टेलविंड्स आते हैं तो जिंक के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। वैसा एक टेलविंड आया था जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि इसके प्राइसेस के ऊपर भी देखने को पड़ा था। यानी कि ये पूरे सेक्टर्स जहां पे जिंक का यूज किया जाता है, अगर वहां पे कोई अच्छी न्यूज आएगी तो जिंक के जो रिलेटेड स्टॉक्स होंगे वो ऊपर जाएंगे। अगर वहां पे कोई भी बुरी खबर आती है तो जिंक के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। चलिए मैं बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो इंडिया के सिनेरियो में हुआ, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि जिंक क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिया के लिए। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं पिछले साल के बजट की बात करूं तो यहां पे 3.3% ऑफ पूरे जीडीपी का जो एक्सपेंडिचर था वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट किया गया, और उसकी वैल्यू थी 10 लाख करोड़। और उसका अगर मैं जंप की बात करूं पिछले बजट से तो 33% के आसपास का जंप था। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का कितना फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और उसका रिजल्ट आप इस एक्सपेंडिचर के अंदर भी देख सकते हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक होता है जिंक की डिमांड के साथ। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाउसिंग फॉर ऑल, क्योंकि हाउसिंग में डेवलपमेंट के लिए बहुत स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी, और वहां पे काफी अच्छा बूम भी देखने को मिला है। तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी जिंक का बहुत यूज होता है। अगर आने वाले टाइम में वहां पे और बूम देखने को मिलेगी तो जिंक का कंजम्पशन और ज्यादा देखने को मिल सकता है। दोस्तों थर्ड इंडस्ट्री है हेल्थ केयर की। अब आप ये समझ रहे होंगे मैं हेल्थ केयर के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जिंक का यूज हर जगह किया जाता है। एक नॉर्मल इंसान को जीवित रहने के लिए भी जिंक का कंज्यूम करना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको छोटा सा अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि नॉर्मली जिंक का कितना रिक्वायरमेंट होता है नॉर्मल लिविंग के लिए भी। तो आप देख सकते हैं कि बर्थ से लेके जब एक बच्चा 6 महीने का होता है तब भी 2 mg जिंक की रिक्वायरमेंट होती है, और जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो नॉर्मली जिंक की रिक्वायरमेंट 8 mg टू 12 mg होती है डेली सर्वाइव करने के लिए। और अगर मैं अपनी हेल्थ की बात करूं तो नॉर्मली इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, ग्रोथ के लिए जिंक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारी बॉडी को। दोस्तों इन सेक्टर्स के अलावा 2 और इंपॉर्टेंट सेक्टर है। सबसे पहला रिन्यूएबल एनर्जी। आपको पता है कि गवर्नमेंट का बहुत फोकस है नेट जीरो एमिशन पे, और टारगेट भी रखा गया है कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करेगा। उसके लिए रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ज्यादा काम होगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, जिसके लिए भी जिंक का होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आपने देखा होगा कि काफी ग्रोथ देखने को मिला है पिछले कुछ सालों के अंदर, तो वहां पे भी जिंक की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों अभी तक जो मैंने टॉपिक कवर किए, मैंने इंडस्ट्री के बारे में बात किया, कंपनी के बारे में बात किया, सेक्टर्स के बारे में बात किया। अब मैं बात करता हूं कस्टमर्स के बारे में कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कैसे करती है। सबसे पहले कंपनी 59% अपने मटेरियल्स को इंडियन मार्केट के अंदर ही सेल करती है। जो कंपनी के और कस्टमर्स हैं वो सार्क कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, यूएस, यूके जैसे कुछ बड़े बड़े कंट्रीज हैं जहां पे अपने मटेरियल्स को एक्सपोर्ट भी करते आए हैं। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। तो कंपनी नॉर्मली 29,000 टू 30,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करती है। अगर मैं मार्च 2023 के बारे में बात करूं तो कंपनी ने पूरे साल में 34,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया था। जून क्वार्टर के अंदर कंपनी के रेवेन्यू में 23% का डिप भी देखा गया था, क्योंकि दोस्तों जो इनका रेवेन्यू होता है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि पास्ट में हमने देखा था कि जिंक का कंजम्पशन कम हुआ था, रशिया वॉर हुआ था, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जैसे जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के अंदर भी वॉलिटिलिटी नॉर्मली देखने को मिलती आई है। दोस्तों अगर मैं सितंबर रिजल्ट की बात करूं तो कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और ज्यादा डिप देखने को मिला था। कंपनी का रेवेन्यू 6700 करोड़ के आसपास का था। अगर मैं पिछले साल के सेम सितंबर क्वार्टर की बात करूं तो तब कंपनी का रेवेन्यू 8000 करोड़ से ऊपर का था। दोस्तों अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करूं तो कंपनी नॉर्मली 55% के आसपास के अच्छे मार्जिन भी दिखाए हैं, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर के अंदर कंपनी के मार्जिन्स काफी कम हुए हैं। रिसेंटली जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था तो कंपनी के मार्जिन्स 46% के आसपास के हो गए हैं, यानी कि काफी अच्छा डिप देखने को मिला है कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स के अंदर। दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंपनी के ऊपर डेट। अगर मैं डेट की बात करूं तो करंटली कंपनी के ऊपर 11,500 करोड़ के आसपास का डेट है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। पिछले अगर मैं 3 साल में बात करूं तो कंपनी का डेट ऑलमोस्ट 65% से ग्रो हुआ है, यानी कि कंपनी अपना रेवेन्यू अच्छा बनाती है, लेकिन जब प्रॉफिट बनाने की बात आती है तो बहुत सारी इनकम उनकी डेट के इंटरेस्ट पेमेंट में चली जाती है। तो रिसेंट के टाइम में कंपनी के डेट के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ भी हुई है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शेयर होल्डर्स जो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर। दोस्तों मैं बात करता हूं कुछ चैलेंजेस के बारे में जो कि कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर डेट का है, जो कि मैंने आपको अभी डिटेल में बताया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो रेवेन्यू होता है कंपनी का वो बहुत बड़ा अमाउंट डेट में चला जाता है इसका इंटरेस्ट रीपेमेंट में।
सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है शेयर होल्डिंग को लेके। आपने बहुत बार न्यूज भी सुना होगा रिसेंट के टाइम में कि कंपनी एक स्टेक बाय करना चाहती है, वहां पे वेदांता और गवर्नमेंट के बीच भी कुछ चल रहा है। तो उन सब चीजों से कंपनी कैसे बाहर निकल के आती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इन्वेस्टर्स के लिए देखने के लिए कि उन सब चीजों के बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करें। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी अपना बिजनेस रन करती है वो काफी साइक्लिक इंडस्ट्री है, यानी कि बहुत बार जिंक की डिमांड बढ़ जाती है, बहुत बार कम होती है, और बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर इनकी डिमांड डिपेंड भी करती आई है। तो साइक्लिसिटी की वजह से कंपनी का रेवेन्यू बहुत बार फ्लक्चुएट करता है और प्रॉफिट्स भी फ्लक्चुएट करते हैं, जिसकी वजह से लगातार इनका शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाता। तो इन सब फैक्टर्स को आप ध्यान में रखें जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। अब मैं जल्दी से आपको कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में बता देता हूं। तो आज के दिन में कंपनी का प्राइस 300 रुपीज के आसपास का है, तो यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। लेकिन जब कंपनी ने स्टेक बाय करने की बात किया था एक फॉरेन बेस्ड कंपनी की, तब यहाँ पे इसके शेयर प्राइस के अंदर एक डिप भी देखा गया था। तो यानी कि कंपनी में बहुत कुछ चल रहा है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है तो काफी ध्यान रखिए इस कंपनी के ऊपर। और हमने और भी वीडियोस बनाई थी वेदांता के ऊपर भी, जहां पे हमने इस कंपनी के बारे में भी कवर किया था कि वहां पे क्या इशू चल रहा है वेदांता और गवर्नमेंट के बीच में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका क्या व्यू है हिंदुस्तान जिंक और वेदांता के ऊपर। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.